हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जहां भी है बहुत ही ज्यादा खुश हैं और बहुत ज्यादा सेफ भी हैं। फ्रेंड्स, जैसे कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हफ्ते में 3 दिन वीडियोस लेके आया करूंगी, तो आज है हमारे पहले हफ्ते का पहला वीडियो जो कि है ट्यूसडे ज्ञान। अब ट्यूसडे ज्ञान में मैं सोच रही थी कि ऐसा कौन सा टॉपिक लेके आऊं जो आपको करंट सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। फिर मेरे ध्यान में आया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 तो एंड हो चुका है, तो आप सभी लोग अपने अपने भागा दौड़ी में लग गए रहोगे। अब भागा दौड़ी किस चीज की? भागा दौड़ी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने की, हमने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है पूरे साल में वो ढूंढने की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करने की। एंड आई एम श्योर आप लोगों को कॉल्स भी आना चालू हो गए होंगे आपने अपने चार्टेड अकाउंटेंट से या जिनसे भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज ले रहे होंगे कि मैम और सर प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो हमें, ताकि हम लग जाए अपने काम पे और आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही टाइमली मैनर में हम प्रोवाइड कर सके। तो इससे अच्छा टॉपिक और क्या हो सकता था जहां मैं आपके साथ डिस्कस करूं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे। सो हियर वी आर विद आवर ट्यूसडे वीडियो, दैट इज आवर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे ट्यूसडे ज्ञान वीडियो के बारे में, जिसका नाम है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। So being in a taxation field since a very long time, I have come across n number of questions like कि क्या हमें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आर वी लाइबल टू फाइल आवर रिटर्न्स, क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये कंपलसरी है या ये ऑप्शनल है। आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि किस किस को इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है। स्टार्टिंग विद द वीडियो, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन में अंडर सेक्शन 139(1) बहुत सारे लोगों को रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। अब किन किन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तब रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है, ये मैं डिस्कस करूंगी आज आपसे। सेक्शन 139(1) को मैं आप लोगों को एक सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की कोशिश करूंगी, जहां पे मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन को मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 4 सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है। मैं आपको डिटेल में हर एक सेक्शन के बारे में समझाती जाऊंगी ताकि आप खुद एनालाइज कर सके कि क्या आप लायबल है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। अंडर सेक्शन 139(1) मेरी फर्स्ट कैटेगरी है कंपनीज एंड फर्म्स। तो जो भी एंटिटी कंपनी होती है या फिर फर्म होती है, यानी एंटिटी जो फंक्शन कर रही है इन द कैपेसिटी ऑफ कंपनी एंड फर्म्स, दे आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो इनके लिए कहीं पे भी कोई और टोटल इनकम की या किसी अलग तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है। इफ यू आर फंक्शनिंग एज अ कंपनी and as a firm, you are compulsorily required to file your income tax return within the due date and in a prescribed form. तो हमने हमारी फर्स्ट कैटेगरी तो कंप्लीट कर ली। अब आते हैं हमारे सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में देयर आर 5 टाइप ऑफ पर्सन्स। अब कौन कौन से पर्सन है ये देख लेते हैं। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा है हमारा AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, चौथा है हमारा BOI यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और पांचवा है हमारा AJP यानी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। अगर आप बिलोंग करते हैं इन 5 पर्सन में से किसी एक पर्सन में, तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी हो जाता है अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को। जब मैं बात करती हूँ टोटल इनकम की, तब आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी आप टोटल इनकम कैलकुलेट करें तो इसमें से आप 2 चीजें एक्सक्लूड कर दीजिए यानी इंक्लूड ना कीजिए। एंड व्हेन आई से इंक्लूड ना कीजिए मतलब आप इसको अपने टोटल इनकम से डिडक्ट नहीं करेंगे। कौन सी है वो 2 चीजें? पहली चीज है आपके कैपिटल गेन के एग्जेम्पशंस वाले सेक्शंस। आप कौन कौन से हैं वो एग्जेम्पशन वाले सेक्शंस? वो सेक्शंस हैं हमारे सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54G, 54F, 54GA और 54GB। सेकेंड है जो आप एक्सक्लूड करेंगे यानी आप इंक्लूड नहीं करेंगे यानी आप माइनस नहीं करेंगे, वो है हमारे चैप्टर 6A के डिडक्शंस। तो फ्रेंड्स, अगर आप 5 कैटेगरी में से यानी इन 5 पर्सन में से किसी एक पर्सन को बिलोंग करते हैं और मीन्स एंड अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 चीजें नहीं लेके, वो 2 चीजें कौन सी है हमारी? पहली है कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन वाले सेक्शन एंड चैप्टर 6A के डिडक्शंस। तो आपके लिए फ्रेंड्स रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी हो जाए। हाँ फ्रेंड्स, तो हमने हमारी फर्स्ट 2 कैटेगरीज तो कंप्लीट कर ली। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी की तरफ। थर्ड कैटेगरी है रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, यानी अगर आप रेसिडेंट है अदर देन RNOR
और आपको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी नहीं है अंडर सेक्शन 139(1). बट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी उस फाइनेंशियल ईयर की बात हम कर रहे हैं जिसकी रिटर्न फाइलिंग हम करने वाले हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप बेनिफिशियल ओनर हैं या फिर बेनिफिशियरी हैं किसी भी एसेट के इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी हो जाता है। या फिर अगर आप बेनिफिशियल ओनर है एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और अगर आप उसकी साइनिंग अथॉरिटी हैं तो आपको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरीली हो जाता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी क्या है या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। तो लेट मी टेल यू गाइस, बेनिफिशियल ओनर इज अ पर्सन और इज एन इंडिविजुअल who provides the consideration directly or indirectly in order to acquire that asset। यानी आपने कंसिडरेशन दिया हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस एसेट को परचेस करने के लिए, ताकि आप उसका उस पर्टिकुलर एसेट का बेनिफिट ले सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड बेनिफिशियरी इज द पर्सन हु एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ द एसेट इवन इफ अगर उन्होंने कंसिडरेशन उस पर्टिकुलर एसेट का पे नहीं किया है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल, आई ओन अ हाउस प्रॉपर्टी इन लंडन। मैं एक लंदन में घर ओन करती हूँ, मैंने उस घर को परचेस करने के लिए कंसिडरेशन दिया हुआ है। दो आई एम नॉट स्टेइंग देयर, आई एम नॉट डिराइविंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, बट स्टिल आई एम द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द एसेट बिकॉज मैंने उस एसेट के लिए कंसिडरेशन दिया हुआ है। Whereas, say for example, if my friend or my brother who lives in London stays in my house, भले उन्होंने उस एसेट के लिए कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है बट उस घर में उस एसेट में रहने का बेनिफिट वो डिराइव कर रहे हैं, तो my friend or my brother is the beneficiary of the asset, and hence in the given example I am the beneficial owner of the asset and my friend or my brother is a beneficiary of that particular asset. And here we are done with our first three categories. अब बचता है हमारा फोर्थ एंड द लास्ट कैटेगरी। ये जो फोर्थ और लास्ट कैटेगरी है ये रिसेंटली एडेड है वाया फाइनेंस एक्ट 2019 और ये इफेक्टिव है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ये पर्टिकुलर कैटेगरी में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है जिसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लाना चाहा है गवर्नमेंट में। यहाँ पे पर्टिकुलरली देयर आर 3 ट्रांजैक्शंस। अगर आप इन तीनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको भी रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरीली हो जाता है, दो यू आर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट 3 कैटेगरीज जो हमने पहले डिस्कस की हुई है। कौन कौन से है वो 3 ट्रांजैक्शंस? पहला ट्रांजैक्शन है अगर आपने किसी एक करंट अकाउंट में या फिर मल्टीपल करंट अकाउंट्स में एग्रीगेटली मोर देन ₹1 CR, हाँ 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया हुआ है तो आपके लिए भी रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरीली हो जाता है। या फिर आपने किसी फॉरेन ट्रैवल के टूवर्ड्स मोर देन ₹2 लाख एक्सपेंस आउट किया हुआ है तो आपको भी रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरीली हो जाता है। या फिर इफ अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के टूवर्ड्स मोर देन ₹1 लाख एक्सपेंस आउट किया है तो फ्रेंड्स आपके लिए भी रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरीली हो जाता है। एंड हियर वी आर डन विथ आवर ऑल द 4 कैटेगरीज। अब मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी जो है हमारे कैटेगरी 2 के रिलेटेड, यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की, जहाँ पे हमने बात की थी। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वैरी करता है 3 कैटेगरीज में। तो पहली कैटेगरी है अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, AOP हैं, BOI हैं या AJP हैं तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000 का। वहीं पे अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी एज इज 60 और मोर देन 60 तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रहेगा 3 लाख रुपीज का। वहीं पे इफ यू आर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड योर एज इज 80 और मोर देन 80 तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बन जाता है 5 लाख रुपीज। एंड हियर आवर वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। इन केस अगर आपको लगा है तो please do not forget to like the video, share the video, comment down below and subscribe to my channel so that मैं आपके लिए ऐसे कई सारे beneficial वीडियो लेके आती रहूं, आपको पसंद आता रहे, आपको हेल्प मिलती रहे एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।